live from Parliament. Let's have a look on it. आज उस संघर्ष से वहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, तो हमें उस पूर्वांचलियों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो आज जो ये पूर्वांचलियों को लेकर कुछ लोगों के मन में परेशानी है, भारत का भी विकास होगा, नॉर्थ ईस्ट का भी विकास होगा और पूर्व उदय भी होगा, ये महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक बात कही है। एक अंतिम बात जो मुझे कहनी है, सभापति जी, सरदार पटेल के 150 वर्ष पूरे हो गए, उनकी जयंती हम मना रहे हैं। हमने क्या उनके साथ न्याय किया? क्या बड़े सम्मान से महामहिम राष्ट्रपति ने उनको याद किया है। और मैंने कई चीजें पढ़ी दुर्गादास की किताब से, और मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको भारत रत्न मिला 1991 में। क्यों? देश के रत्न थे। 550 रियायतों में एक को छोड़कर बाकी सब रियासतें सरदार पटेल ने हैंडल किया, वहां कोई समस्या नहीं है। एक नेहरू जी ने हैंडल किया कश्मीर को, नरेंद्र मोदी को आना पड़ा उसको संभालने के लिए, और आज वो वहां चुनाव होकर जो आज सरदार पटेल के साथ यह अन्याय क्यों? आज मैं उनके 150वीं जयंती पर यह बात उठाना चाहूंगा। माननीय स्पीकर सर, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि 91 में कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? नरसिम्हा राव। अगर 91 में परिवार के लोग प्रधानमंत्री होते तो फिर भी यह काम नहीं होता, ये काम अटल बिहारी वाजपेयी को ही करना पड़ता। मौलाना आजाद मरे 1959 में, एक महान देशभक्त, उनको आपने नहीं दिया भारत रत्न। क्यों नहीं दिया? आपने बीच में बहुतों को दिया, चलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरदार पटेल को क्यों नहीं? मौलाना आजाद को क्यों नहीं? मौलाना आजाद को मिला भारत रत्न 1992 में, 1959 में मरे इतने दिनों के बाद। यह है इनकी सोच। तो अटल जी की बात आती है, छोटे सोच से कोई बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों आलोचना सरदार पटेल की? क्यों आलोचना मौलाना आजाद की? क्योंकि दोनों नेहरू जी से सवाल पूछते थे। मैंने डॉक्यूमेंट से उनको दिखाया है। आज जब आजाद भारत 75 इयर्स हो गया है, तो हमें लगता है कि हमें इन सवालों को ईमानदारी से देखना पड़ेगा, इन सवालों को ईमानदारी से समझना पड़ेगा। माननीय राष्ट्रपति जी ने, स्पीकर सर, एक और बात की है, और वो क्या है कि उन्होंने सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण की बात की है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको मैं लेना चाहता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाएंगे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में इस सदन में कुछ कहने की इच्छा है। स्पीकर सर, बहुत से मित्रों को मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैरिस्टर थे। 33 साल की उम्र में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, और उनके पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट के बहुत प्रामाणिक जज थे। जब उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर इस्तीफा दिया और जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने, तो गए कश्मीर कि मैं बिना परमिट के कश्मीर जाऊंगा, और उनके एक सेक्रेटरी थे 25 साल के, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और वो जब माधोपुर की चौकी से घुसे, उन्होंने कहा, अटल बिहारी जाओ देश को बताओ मैं कश्मीर में बिना परमिट के घुस गया। एक हम लोग बचपन से एक बात कहते हैं, माननीय स्पीकर सर, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और आज जब कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है कस करके, तो लगता है
कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना सही हुआ। अध्यक्ष जी, राजेंद्र बाबू 370 के पक्ष में नहीं थे और सरदार पटेल भी नहीं थे। सरदार पटेल के सेक्रेटरी थे वी शंकर आईसीएस। उन्होंने किताब लिखी है और उस किताब में जब सरदार पटेल लौट करके आए तो पूछा कि आपने क्यों मान लिया? कहा देखो, नेहरू जी मुझसे बात करके अमेरिका चले गए, सरदार पटेल इसको देख लीजिएगा। अब गोपाल स्वामी अयंगर ने इसको मूव किया, सारे कांग्रेसी खिलाफ में थे। सुनिए आप, ये क्यों कर रहे हैं हम? हैदराबाद को नहीं दिया, जूनागढ़ को नहीं दिया, क्यों दे रहे हैं कश्मीर को? तो सरदार पटेल ने सबको समझाया। तो बाद में उनके सेक्रेटरी ने कहा कि सर ये ठीक हुआ, तो उनका जवाब था गलत तो हुआ है। जिस दिन इस देश में एक बहादुर प्रधानमंत्री आएगा, इसको खत्म कर देगा। ये उनके सेक्रेटरी, मैं कोट कर रहा हूं, वी शंकर आईसीएस, जो उनके थे प्राइवेट सेक्रेटरी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। क्या बात करते हैं आप लोग। तो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जब पूरे 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो हमें बहुत आगे बढ़ाना है। एक दूसरी बात कहनी है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारत के सांस्कृतिक केंद्रों के प्रतिष्ठापन की बात की है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं उसकी भी चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें भगवान महावीर की 50वीं जयंती, महाकवि संत तिरुवल्लुवर की स्मृति में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, काशी तमिल संगम, काशी तेलुगु संगम, सौराष्ट्र तमिल संगम। ये काशी तमिल संगम की बात इन लोगों को क्यों नहीं सूझती कभी? इतने साल राज किया इन लोगों ने। जो हमारे तमिलनाडु, माय फ्रेंड्स फ्रॉम तमिलनाडु, कुड दे नेवर थिंक दैट देयर इज अ नीड टू ब्रिंग तमिलनाडु एंड काशी टुगेदर बिकॉज ऑफ द ग्रेट हिस्टोरिकल कल्चरल लिंकेज? कभी नहीं। इसीलिए एक बात उठती है माननीय सभापति जी, अध्यक्ष जी, वोट बैंक की। ये स्पीकर सर, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? 3 तलाक तो वोट बैंक, वक्फ की बात तो वोट बैंक, हार गए, सिमटते जा रहे हैं, फिर भी वोट बैंक। और मैं तो कांग्रेस के लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, बिहार से मैं आता हूं, 90 में स्वर्गीय मुलायम सिंह के पीछे चली कांग्रेस यूपी में और लालू प्रसाद पे चली बिहार में। आज कितने साल हो गए सर? 25 और 10 35 साल। 35 साल में वो कहां पहुंच गए और आप कहां से कहां पहुंच गए? कभी सोचते हैं कि वोट बैंक पर विचार करना चाहिए? और विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, आप कहां पहुंच गए और हम कहां पहुंच गए, ये भी देखिए। ये देश कैसे बदल रहा है, इसको समझिए। और ये देश अब राष्ट्रवाद पे चलेगा, ये देश अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा से प्रेरित होकर चलेगा, ये देश राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करके चलेगा, ये देश भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहता है और बनकर रहेगा। सर उनको एक बात समझ में नहीं आती है, दुनिया कैसे बदल रही है। जितने भी गल्फ कंट्री के लोग हैं, सबों ने अपने देश का सर्वोच्चतम अवार्ड भारत रत्न का हमारे प्रधानमंत्री को दिया है, प्रेम से दिया है, उनके काम के कारण दिया है। फिर भी क्या संकेत है सर? वो एक गाना है ना, मुझे याद आता है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो नारी है। कब समझेंगे? ये वोट बैंक के कीचड़ की दलदल में फंसी हुई हिंदुस्तान की राजनीति को बदलना जरूरी है।
देशभक्तों की, बिना विभेद के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और अभी देखें, हमारे प्रधानमंत्री ने हिम्मत दिखाई है वक्फ बोर्ड का। सर आपको बताऊं, मैं वक्फ बोर्ड की एक कहानी खत्म करके अपना भाषण समाप्त करूंगा। ये वक्फ की संपत्ति का क्या अत्याचार होता है। हमारे पटना कॉन्स्टिट्यूंसी के शहर में सर एक क्षेत्र बड़ा 2 एकड़ का प्लॉट है सर वहां अर्क होता है छठ पर सर। उसके बदले में कब्रिस्तान की जमीन अंग्रेजों ने 1920 में दे दी। 20 में वहां कब्रिस्तान है, फिर भी दावा क्या है, ये तो वक्फ है सर। और सर हाई कोर्ट में गया तो सरकार ने कहा ये वक्फ की जमीन नहीं है, तो फिर ट्राइब्यूनल ने बिना किसी नोटिस के डिक्लेयर कर दिया है वक्फ की जमीन है। लड़ाई चल रही है। अरे भैया, वक्फ एक बहुत पावन चीज है। ईमानदारी से जो देते हैं अपनी संपत्ति को, वो अल्लाह के नाम पर उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। और दुरुपयोग होगा तो वक्फ का कानून आएगा, जो आ रहा है ईमानदारी से, ये समझिए। अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहूंगा, महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण समग्रता का है, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, ऑल इनकम्पासिंग। जहां गरीब की चिंता है, जहां बदलाव की चिंता है, जहां भारत के आर्थिक विकास का आत्मविश्वास है, भारत की सेना सुरक्षा के बारे में एक नया संकल्प वो मोदी जी की सरकार के द्वारा दिखाई पड़ा है, जो कश्मीर की स्थिति है, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में कश्मीर से कन्याकुमारी और सिलचर से सूरत तक भारत जुड़ा है, उसकी भी कहानी है। यही तो एकता होती है ना, यही एकता होती है। आज कोई निकलता है सूरत से तो मन करता है चलो गाड़ी से ही कामाख्या चले जाएं, दर्शन करके आ जाएं। और मैंने सर वो जगह देखी है कन्याकुमारी में, जहां कश्मीर से कन्याकुमारी की सड़क समाप्त होती है। मैं वहां गया था सर, और मैं उस गोल चक्कर पर रुका और मैंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान दिया कि अगर एक सपना होता है, कितना विरोध हुआ था इनके द्वारा, ये क्या कर रहे हो, कहां से जमीन आएगी, कहां से लोहा आएगा, कहां से सीमेंट आएगा। और आज देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी सड़क बन गई। और देखिए सर, विकास की भूख होती है तो पार्टी के काम से मुझे 5 आसाम की लोकसभा देखने का दायित्व मिला था। मैं सर लौट रहा था तो रास्ते में लगभग 1,000 आदिवासी खड़े थे। कह के आप आए हैं, हमारी इस नेशनल हाईवे में 25 किलोमीटर नहीं बना है, बनवा दीजिए। हमने पहले विरोध किया था। ये होता है विकास की भूख, जब ईमानदारी से उसको काम किया जाता है। सर वो जितना बोले देश आगे बढ़ेगा, दुनिया में नाम करेगा। हमारे नेता दुनिया के एक लोकप्रियतम नेता हैं, उनकी बात दुनिया सुनती है और सुनेगी। थोड़ा बहुत आप भी सुनना सीख जाइए तो अच्छा रहेगा, आपका भी कल्याण होगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा सर, जितना भी विरोध करें, देश अब सकारात्मक सोच, रचनात्मक सोच, भारतीय संस्कार, भारतीय प्रेरणा, भारतीय संस्कृति के साथ चल पड़ा है और रुकने वाला नहीं है। इस पूरे राष्ट्रपति जी के भाषण में उसका बहुत बड़ा जिक्र है सर। आपने मुझे समय दिया सर, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। और अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को बहुत सम्मान के साथ साधुवाद देता हूं, उन्हें संबोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं, जिनमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाई गई हो जिन्हें वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन संशोधनों को ही प्रस्तुत किया समझा जाएगा जिसके संबंध में पर्चियां बताए गए समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होगी।
इस प्रकार प्रस्तुत किए गए संशोधनों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। सदस्य यदि सूची में कोई विसंगति पाते हैं तो कृपया उसे तत्काल सभा पटल पर अधिकारियों को अवगत कराने की कृपा करें। माननीय श्री राहुल गांधी जी। Thank you, Speaker sir, for allowing me to speak on the President's address. Camera. Thank you.